गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है। और गॉस लॉ आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसको प्रूव करने के लिए भी हमको सॉलिड एंगल के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में कि सॉलिड एंगल क्या होता है सब। देखो बच्चों, लोग प्लेन एंगल के बारे में अच्छा से जानते हैं। प्लेन एंगल के बारे में जानते हैं कि दो लाइन जो होता है ना, दो लाइन, ठीक है, और ये आर्क है, किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। क्योंकि यहाँ पर दो लाइन हमेशा एक प्लेन बनाता है बच्चों, दो लाइन हमेशा एक प्लेन बनाता है, और वो किसी पॉइंट पर, दोनों लाइन किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये आर्क हो गया, ठीक है ना, इसका लेंथ एल है, और अगर ये आर होता है तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है बच्चों। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। हम लोग प्लेन एंगल के बारे में जानते हैं बच्चों, अच्छा से डिटेल में पढ़े और समझते भी हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं सॉलिड एंगल के बारे में बच्चों। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में। तो आइए सॉलिड एंगल देखते हैं। तो सॉलिड एंगल को बच्चों हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई सरफेस बच्चों, कोई सरफेस, जैसे मान लो कोई एक सरफेस है और किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मान लो कि एक सरफेस है, तो इसके पेरीफेरी को मिला दीजिए हर, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे तो एक कोण बनेगा बच्चों। कोण टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पर जो स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस में 3D पिक्चर होगा ये। तो स्पेस में जो एंगल बनेगा ना बच्चों, ये एंगल जो आपको दिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। नया कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इसके पहले हमको जरूरत नहीं पड़े बच्चों। ठीक है ना, तो नया चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये जो स्पेस में जो एंगल बढ़ रहा है इस प्रकार से बच्चों, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट जो होता है वो अस्टेरेडियन होता है बच्चों। क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। तो चलिए इस फिगर को यहाँ से समझते हैं। देखिए क्या है, एक सरफेस लिए हैं और सरफेस के पेरीफेरी को, ठीक है ना, ऐसे मिला दिए ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 3D में, ठीक है ना, जिसको ओमेगा से डिनोट किया गया है, तो ये होता है सॉलिड एंगल बच्चों। ठीक है ना, और ये जो सरफेस जो लिए हैं, सरफेस, ठीक है, तो इसका एरिया अगर ये है तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन। आर स्क्वायर जो इस टाइप से डिस्टेंस आर जो है ना बन रहा है ना बच्चों ये, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, डिस्टेंस सब बराबर यहाँ पर है अभी, तो ए बाई आर स्क्वायर बच्चों होगा ये सॉलिड एंगल। ठीक है ना, और अगर एरिया की बात करेंगे, ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा इजिकल टू एल बाई आर लिखे तो एल इजिकल टू थीटा आर, थीटा आर हो गया एल इजिकल टू, उसी प्रकार सरफेस एरिया इजिकल टू हो गया एंगल, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये तो फार्मूला हो गया बच्चों, और आगे इसको समझते हैं अच्छा से। अब देखो जिस बच्चों क्या है ना, ये आपको यहाँ पर ऐसे लिए हैं एक एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना, और वो पॉइंट है और डिस्टेंस आर है, यहाँ से आर लिए हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक छोटा हम लोग एरिया ले लेते हैं, छोटा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? डी है। ठीक है ना, एरिया वेक्टर होता है बच्चों ऐसे सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो ये जो बच्चों क्या है ना, ये जो एलिमेंट जो है ना यहाँ पर बनाएगा क्या, सॉलिड एंगल बनाएगा, ये सॉलिड एंगल बनाएगा एलिमेंट। ठीक है ना, तो वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका एरिया डी ए है और यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो डी ए बाई क्या हो जाए आर स्क्वायर। और अगर पूरा आपको सॉलिड एंगल चाहिए, पूरा सॉलिड एंगल चाहिए, ठीक है ना, पूरा सॉलिड एंगल चाहिए, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपका सॉलिड एंगल का फार्मूला हो जाएगा। जब एलिमेंट लेकर का बात करेंगे तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होगा डी ए बाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ये पूरा सॉलिड एंगल निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए और देखिए, ये जो सरफेस एरिया जो बच्चों ऐसे लेते थे ना, ये सरफेस एरिया को हम लोग ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए हैं। अब सॉलिड एंगल की बात करते थे, देखो हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉइंट हो गया ये, और डिस्टेंस ये क्या हो गया, आर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर फिर एक एलिमेंट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर तो आपका ये हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी ए, ये क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और अगर ये इसके साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, तो ये जो सॉलिड एंगल कैलकुलेट करोगे बच्चों ऐसे सॉलिड एंगल,
ठीक है ना। इसकी वजह से हो जाएगा, देखो ये डी है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस अल्फा हो जाएगा। तो एरिया के जब बच्चों लोग डी ए कॉस अल्फा लिखेंगे, क्योंकि डी ए कॉस अल्फा जो होगा ना वो यहाँ पर सॉलिड एंगल बना रहा है। इसका छोटा जो एलिमेंट लिया है ना, तिरछा है, तो एक कंपोनेंट जो आपको डी ए कॉस अल्फा होगा वो यहाँ पर सॉलिड एंगल बना रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डी ए कॉस एरिया का जब डी ए कॉस अल्फा बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो एलिमेंट की वजह से ऐसा होगा, और पूरा अगर हमको पूरा सरफेस की वजह से हमको सॉलिड एंगल चाहिए ऐसा, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपको हो जाएगा सॉलिड एंगल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा आपको बच्चों इसके लॉन्ग आर के लॉन्ग, वो एरिया हमको लेना है डी ए कॉस अल्फा यहाँ पर, ठीक है। और बाई आर स्क्वायर, तो ये एलिमेंट जो होगा यहाँ पर, एलिमेंट जो लिए वो सॉलिड एंगल बनाएगा बच्चों। लेकिन पूरा की वजह चाहिए तो इसको फिर इंटीग्रेशन कर दोगे तो सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो इसको हम यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना। सॉलिड एंगल कंसेप्ट को इसको हम थोड़ा यूज करेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि डी ए कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। चलिए आगे देखिए, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ के रखेंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेशन पर भी हम लोग ध्यान देंगे, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको ज़्यादा याद रखेंगे। अगर रिजल्ट भी अच्छा समझे हुए रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इसको लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है ना। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच के हम लोग रिलेशन चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या चाहते हैं यहाँ पर समझ में आपको आएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्या ना कि ये आपका देखो ये कोन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा ये कोन है, और ये आपका क्या हो सरफेस है ना। तो ये यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये हो गया थीटा। तो ये आपका थीटा जो फिगर में दिख रहा है बच्चों एक्चुअली प्लेन एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। और ये 3D में जो पिक्चर बनेगा बच्चों, 3D में जो पिक्चर बनेगा और वो जो एंगल बनेगा उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कि आपका क्या सॉलिड एंगल है, ये कोई सरफेस है, तो ये तो आपका हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। ये तो सॉलिड एंगल हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको प्लेन में बात करते तो ये एंगल मान लेते थीटा बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा और ये थीटा के बीच एक रिलेशन चाहते हैं बच्चों। ये थीटा जो प्लेन एंगल है, और इसको हम इस प्रकार से जूम किए, ठीक है ना, कि हाफ हम लोग कह सकते हैं कोन एंगल, जो यहाँ पर प्लेन में एंगल जो बनाएगा ना उसका ये हाफ एंगल है ये थीटा, ठीक है। तो इसके बीच का रिलेशन हो जानना चाहते हैं बच्चों कि क्या है, कैसे होगा ये। तो आइए यहाँ से समझते हैं। यही आपका कोन है, तो ये जो अभी थीटा दिखाया गया बच्चों प्लेन एंगल है, और 3D में जो यहाँ पर पिक्चर बनेगा, यहाँ से सभी को सर पेरिफेरी से मिला देंगे तो 3D में जो पिक्चर बनेगा और वो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से समझिए कैसे करेंगे सो। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला भी पढ़े बच्चों, क्या ना कि सरफेस एरिया बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, सो एक एलिमेंट ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये जो आपका है बच्चों ये वाला पार्ट इस प्रकार से है ना, तो यहाँ पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, या फिर डिटेल में ऐसा देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको तो इस प्रकार से आपका क्या है बन रहा है एरिया, तो यहाँ से क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ से जाकर अल्फा एंगल बनाकर एक एलिमेंट ले लेंगे, अल्फा और डी अल्फा लेकर, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे एक एलिमेंट बनेगा बच्चों, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। और उसका पहले हम लोग देखेंगे क्या ना कि एरिया कितना है, और अगर ये आपको एरिया निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, तो पूरा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि लोग पहले पूरा एरिया निकालना चाहते हैं, क्योंकि पूरा एरिया निकल जाएगा बाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो हम लोग को यही कर रहे हैं कि यहाँ पर जाकर क्या अल्फ़ा लेंगे तो डी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डी अल्फ़ा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से एलिमेंट हो जाएगा बच्चों। देखो ये अल्फ़ा लिए हैं और डी अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर आपका इस प्रकार से फिगर आपको सामने से दिखेगा, सामने से इस प्रकार से फिगर दिखेगा बच्चों। और ये इसको मान लेते हैं सर्कुलर रिंग टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, रिंग टाइप का मिलेगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा मिलेगा लेकिन, ठीक है ना। तो इसका रेडियस जो मान लेते हैं आर लिए हैं बच्चों, यही रेडियस यहाँ पर आर दिखाया गया है, और ये जो थिकनेस जो होगा ना वो डी एल होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एलिमेंट बढ़ रहा है तो डी एल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कर्व टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी एल का वैल्यू आर डी अल्फ़ा लिख सकते हैं, डी एल जो लेंथ हो जाएगा वो आर डी अल्फ़ा होगा। कर्व टाइप में हम लोग पढ़ें कि डी एल इक्वल टू आर डी अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर इस एलिमेंट का एरिया के बारे में बात करूँ, ये एलिमेंट इस प्रकार से बन रहा है, तो इसका रेडियस तो आपका स्मॉल आर माने है और थिकनेस डी एल, तो इसका
एरिया हो जाएगा 2πr, ये पेरीफेरी हो जाएगा 2πr आई इंटू डी एल हो जाएगा। तो ये आपको कंसीडर किए हैं एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस आर और थिकनेस डी आर नहीं डी एल, ठीक है ना, डी एल लिए बच्चों यहाँ पर डी एल। तो आपका एरिया जो हो जाएगा 2πr इंटू डी एल हो जाएगा, 2πr इंटू डी एल, और 2πr हो गया और डी एल के जगह पर आर डी अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है ना, डी एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर डी अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, और स्मॉल आर जो है ना बच्चों उसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान देना, सभी को हम लोग अल्फ़ा के टर्म में करना चाह रहे हैं, तो ये आपका जो स्मॉल आर है वो भी चेंज करेगा। तो उसका रिलेशन देखो, ये क्या है ना, आपको यहाँ से देखो इस ट्रायंगल बना था ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये तो आप वो हो गया, ये आर हो गया बच्चों, ये अल्फ़ा हो गया, और हमको ए लेंथ चाहिए स्मॉल आर, ठीक है। या फिर यहाँ से समझो, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू पुट कर दे बच्चों, स्मॉल आर का वैल्यू आर साइन अल्फ़ा, तो 2πr² इंटू साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल एरिया जो आप एलिमेंट लिए थे इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है ना, उसका ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट देखो, 2πr² साइन अल्फा डी अल्फा हो गया, तो 0 से थीटा तक इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2πr² बाहर आ जाएगा और साइन अल्फा का माइनस कोस अल्फा हो जाएगा, 0 से थीटा माइनस 2πr² हो जाएगा। ये बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, cos थीटा माइनस cos 0। तो एरिया जो हो जाएगा बच्चों, आपका एरिया जो हो जाएगा आपको इतना हो जाएगा, वो जो आपका ये जो एरिया पूरा जो लिए थे ना कोन का एरिया, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया आपको निकल जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया 2πr² इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जहाँ पर आपका क्या था, ये थीटा प्लेन एंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एंगल निकालिए, 2πr² 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो सॉलिड एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बाई r², ठीक है ना। तो सरफेस एरिया तो आप निकाल दीजिए इतना, और r² आपको फार्मूला में होता है, ठीक है। तो r² से स्क्वायर कट गया, तो सॉलिड एंगल जो हो जाएगा बच्चों 2π इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीछे समझ में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कैसे लाएं सो, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि सॉलिड एंगल जो होता है वो 2π इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है। देखो बच्चों, ये फार्मूला जो है ना, आप इस टाइप के सरफेस के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के सरफेस के रिलेशन के लिए भी ले सकते हैं, या फिर इस टाइप के सरफेस के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मान लो डिस्क है, ये तो आपका थोड़ा कर्व टाइप का था ना ये, और ये ऐसा है, तो दोनों के लिए ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपका क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा बच्चों, और ये अगर ओमेगा है तो ये भी आपको ओमेगा होगा। तो आपका ये ले लीजिए, इस डिस्क ले लीजिए, या फिर इस टाइप का सरफेस बना लीजिए, ठीक है ना। दोनों के लिए रिलेशन बच्चों आपको सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ओमेगा इक्वल टू 2π 1 माइनस कोस थीटा, आप पूरा इस टाइप का भी सरफेस ले लीजिए, या फिर पूरा खाली डिस्क रहेगा उसके लिए भी ले लीजिए, सभी के लिए थीटा और ओमेगा में रिलेशन यही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखो बच्चों क्या है ना, हेमिस्फीयर के लिए अगर मैं निकाल लूँ सॉलिड एंगल कितना होगा, तो देखो सॉलिड एंगल जो होगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास आपका क्या था, फिर समझिए, आपको इस प्रकार से आप दिखा रहे थे, ठीक है ना, ऐसे थीटा ये नहीं दिखा रहे थे। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इसको एक हम लोग को बनाना हेमिस्फीयर, तो कुछ देर के बाद आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो एंगल कहाँ तक बढ़ के चला जाएगा, 90 तक बढ़ के चला जाएगा, कहाँ तक, 90 तक बढ़ेगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर देंगे, तो ये जो आपका सरफेस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर लेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π 1 माइनस कोस 90, तो पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चों 2π स्टेरेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला से भी आ गया, नहीं तो आपके पास शुरू में फार्मूला था सरफेस एरिया बाई r², तो सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि आपका क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr² अब बाई r², यहाँ से भी निकाल सकते तो कट जाएगा, तो 2π। लेकिन अभी जो फार्मूला निकाले थे बच्चों उससे भी प्रूफ करके हम लोग प्रूफ कर लिए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2π स्टेरेडियन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर कंप्लीट स्फीयर होगा बच्चों, स्फीयर होगा तो आपका पाई का वैल्यू जो आपको हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो
180 डिग्री होगा, क्योंकि आप कोण ऐसे माने थे। फिर से देखिए, जैसे आप ऐसे कोण टाइप के लिए थे, सरफेस ऐसे लिए थे कि नहीं लिए थे। अब इसको कंप्लीट करना है बच्चों स्फीयर, क्या करना स्फीयर, तो यही आपका थीटा था। तो कंप्लीट होगा तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, इसलिए हम लोग थीटा का वैल्यू 180 पुट कर लेंगे तो आपको पूरा स्फीयर हो जाएगा बच्चों, पूरा स्फीयर हो जाएगा। तो ये 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 फार्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी आपको यहाँ पर अंदर में एक पॉइंट है स्फीयर की वजह से आपका जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 पाई स्टे रेडियन होगा बच्चों, ठीक है ना। और फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो पीछे बताया था। तो यहाँ से भी 4 पाई स्टे रेडियन होगा, और थीटा और ओमेगा का जो रिलेशन है उससे भी निकाले तो बच्चों 4 पाई स्टे रेडियन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखो ये लिखा हुआ बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें, इस पॉइंट को खाली याद रखेंगे तो आगे हमको जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने में गॉस लॉ को, ठीक है ना। तो इसको जरा याद रखेंगे। देखो, सॉलिड एंगल बाय एनी क्लोज सरफेस इन इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज 4 पाई स्टे रेडियन, ठीक है ना। कोई भी अगर आपका क्या है ना क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस, कोई जरूरी नहीं है कि स्फीयर, ठीक है ना, और अंदर में कोई पॉइंट है और आपसे पूछा जाए कि सॉलिड एंगल क्लोज सरफेस कितना बना रहा है, तो आप हमेशा बोलेंगे 4 पाई स्टे रेडियन। स्फीयर में से तो हम लोग प्रूव कर ले, लेकिन स्फीयर से हम लोग निकाल लिए कि अंदर में कोई पॉइंट होगा तो 4 पाई स्टे रेडियन होगा, लेकिन स्फीयर नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस होगा बच्चों, कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए और अंदर में कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा एक क्लोज सरफेस है वो हमेशा 4 पाई स्टे रेडियन होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे आप रिंग देखो, जैसे रिंग होता है ना, रिंग ऐसा, तो सरफेस पर कितना एंगल बनाता है, पॉइंट रिंग तो आपको प्लेन में होता है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री, 2 पाई क्या बनाता है 2 पाई रेडियन बनाता है कि नहीं बनाता है। और अगर कोई भी अगर शेप ले लो, ठीक है ना, फिर कहा जाए अंदर में कोई पॉइंट है तो फिर आपसे पूछा कितना एंगल बना रहा है, तो 2 पाई रेडियन ही बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में बोल रहे हैं, कोई स्फीयर है तो कोई अंदर में पॉइंट अगर मान लीजिए सेंटर पर अगर स्टे रेडियन 4 पाई आता है, ठीक है ना, तो या फिर अंदर में कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पर हमेशा 4 पाई स्टे रेडियन ही आएगा बच्चों, या फिर रेंडम भी शेप होगा स्फीयर का और अंदर में कोई पॉइंट होगा तो हमेशा सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन होगा। और अगर बाहर में पॉइंट होगा बच्चों, मान लो कि ये आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है नहीं, क्लोज सरफेस और बाहर में कोई पॉइंट है, तो बाहर में पॉइंट होगा तो ये सॉलिड एंगल जो बनाएगा बच्चों कितना बनाएगा 0 बनाएगा। क्लोज सरफेस अगर है उसके बाहर में कोई पॉइंट है तो सॉलिड एंगल जो बनाता है हमेशा 0 बनाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सॉलिड एंगल बाय एनी क्लोज सरफेस इन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज 0, एक्सटर्नल पॉइंट होगा क्लोज सरफेस से तो हमेशा वहाँ पर सॉलिड एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा बच्चों। और इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ समझ में आएगा। जैसे मान लो क्या ना कि आप एक हेमिस्फीयर लियो, क्या लियो हेमिस्फीयर, चलो ठीक है, और ये बाहर में यहाँ पर पॉइंट दिखाते इस प्रकार से, तो कहे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो आप सॉलिड एंगल इसको मिला देंगे, ऐसे है कि नहीं, सब पॉइंट को इसको मिला देंगे तो ये जो बढ़ रहा होगा सॉलिड एंगल बढ़ रहा होगा। या फिर ऐसे देखो, फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया तो, जैसे मान लो कि आपका क्या है हेमिस्फीयर है, क्या हेमिस्फीयर, और यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसको मिला देंगे इस प्रकार से, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनते रहेगा बच्चों वो आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। चलो और आगे देखो, अब ये जो हेमिस्फीयर लिए थे बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसको क्लोज सरफेस की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिए, इतना हेमिस्फीयर था थोड़ा सा और बढ़ाए तो ये आपका ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से आपका शेप हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से शेप हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर सॉलिड एंगल निकालना था तो आपका क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा। और इसको और क्लोज करोगे तो सॉलिड एंगल और कम जाएगा, और कंप्लीट छोड़ दोगे तो सॉलिड एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर दिखाया है कि और इसको ऐसे कर दिए हैं, ठीक है ना, और तब मिला है तो सॉलिड एंगल कम गया, और इसको पूरा बंद कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 0 होगा। इसलिए कह रहे हैं कि सॉलिड एंगल बाय एनी क्लोज सरफेस जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट पर वो हमेशा 0 स्टे रेडियन बनाता है बच्चों। ये न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा है सो, ठीक है ना। तो ये डिस्क के लिए है बच्चों, ये क्या लिए हैं, एक डिस्क के लिए है जिसका रेडियस r है और इस डिस्क से x डिस्टेंस पर q चार्ज रखा गया है। इस डिस्क से आपको फ्लक्स निकालना है बच्चों, ठीक है, इस डिस्क से फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग सॉलिड एंगल कंसेप्ट निकालेंगे, ऐसे लोग इंटीग्रेशन करके निकाले थे पीछे बच्चों, ठीक है, हम लोग सॉलिड एंगल कंसेप्ट यूज करके इससे फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं।
देखो बच्चों क्या है, ये डिस्क है तो इसको पहले यहाँ पर मिला दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा सॉलिड एंगल ओमेगा, इसको ओमेगा, ठीक है ना। और ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो ये ओमेगा और थीटा में का रिलेशन आपको पता है कि 2π1 माइनस कॉस थीटा होता है। इतना हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। अब देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या है ना, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है ना, ये डिस्क है, तो इसको लेकर हम लोग क्या कर लिए, एक स्फीयर बना दिए बच्चों। तो तुम बोला कि ये डिस्क और स्फीयर का कैसे पार्ट हो सकता है, भाई स्फीयर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क हम लोग स्फीयर लेकर ऐसे हम लोग कर बना लेते हैं, तो ये जो जितना सॉलिड एंगल बनाएगा और डिस्क बनाएगा और थीटा दोनों में रिलेशन सेम आता है बच्चों, जब भी बात कर चुके थे। तो आप डिस्क लेकर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन वही आता है, ठीक है। तो इसको लेकर हम लोग क्या कर लिए, एक स्फीयर मान लिए, क्या मान लिए, एक स्फीयर मान लिए। तो स्फीयर मान लिए बच्चों, तो ये स्फीयर जो इस वो क्यू पॉइंट पर जहाँ पर क्यू चार्ज है वहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4π बनाएगा, और 4π एंगल बनाएगा। और इसके ये स्फीयर के अंदर में क्यू चार्ज है। तो गॉस लॉ आगे पढ़ोगे बच्चों, नहीं पढ़े हो लेकिन आगे पढ़ोगे, गॉस लॉ में फ्लक्स जो होता है ना, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन होता है। कोई क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स जो होता है उससे, ठीक है ना, उसके अंदर में जो चार्ज होगा वो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अंदर में क्यू चार्ज है क्लोज सरफेस का, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब 4π स्टेडी रेडियन होता है तो फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको ये एंगल जो है ना, ये आपका क्या बना रहा है, सॉलिड एंगल बना रहा है। अगर इतना सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्क से फ्लक्स कहलाएगा बच्चों। तो यही कंसेप्ट लगाने जा रहे थे। देखो 4π अगर सॉलिड एंगल बनाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस सॉलिड एंगल अगर यहाँ पर ओमेगा बनाता है तो उसमें फ्लक्स हो जाएगा कितना, एक नियम से कर दिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 4π इनटू ओमेगा। ये हम लोग जानते हैं का नियम करके। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, इतना फ्लक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लक्स डिस्क से हो जाएगा, जिसको नाम दे दिए फाइडेस। क्या नाम दे दिए, फाइडेस नाम दे दिए बच्चों, क्या नाम दे दिए, फाइडेस नाम दे दिए, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2π नहीं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4π हो गया ये, और ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो उसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। और 2π बाई 4π कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो फाइडेस इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। आप ट्रायंगल से यहाँ से निकालो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा बच्चों। इतना ही आंसर आपको पीछे भी आया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से बनाए और वहाँ पर इंटीग्रेशन कंसेप्ट बनाया। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए बच्चों।